फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन वाग अकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे। दोस्तों, यूनिट 1.4 ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज बाय विलियम शेक्सपियर, ये पोम हमने शुरू की है और इसका जो वार्मिंग अप सेशन है वो हमने देख लिया है। उसके बाद में कवि के बारे में भी हमने जानकारी हासिल कर ली है और अब समय है कि हम कविता के साथ आगे बढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं ये पूरी कविता एक बार पढ़ लूँगा, उसके बाद में दो दो लाइनें पढ़ करके उनको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? चलिए, all the world's a stage, all the world's a stage, and all men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. His acts being 7 ages. At first, the infant, mewling and puking in the nurse's arms. Then, the whining schoolboy with his satchel and shining morning face, creeping like snail, unwilling to school. And then, the lover, sighing like furnace, with a woeful ballad made to his mistress' eyebrow. Then a soldier, full of strange oaths, and bearded like pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, even in the cannon's mouth. And then the justice, in fair round belly, with good capon lined, with eyes severe and bared of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. The sixth age shifts into lean and slippered pantaloon. With spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well saved a world too wide for his shrunk shank and his big manly voice, turning again towards childish trebles, pipes and whistles in his sounds. Last scene of all that ends this strange eventful history is the second childishness and mere oblivion, sans teeth, sans eyes, sans test and sans everything. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे एक एक करके दो दो लाइनें हम देखने वाले हैं। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। तो शेक्सपियर कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया एक स्टेज है, एक नाट्य रंगमंच है और दुनिया के सारे स्त्री और पुरुष कुछ नहीं तो सिर्फ वो पात्र अपने निभा रहे हैं। मेयरली प्लेयर्स, कलाकार हैं, सारे स्त्री पुरुष कलाकार है और ये दुनिया पूरी की पूरी एक रंगमंच है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस, और वो उनकी एंट्री लेते हैं और उनका काम खत्म होने के बाद वहां से एग्जिट भी लेते हैं, मतलब वहां से चले जाते हैं। वो अपना पात्र निभाने के लिए स्टेज पर आते हैं और अपना पात्र निभा करके स्टेज से चले भी जा रहे हैं, रंगमंच से चले भी जाते हैं। अब एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस है ना, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे जन्म और मृत्यु, है ना, जन्म व मृत्यु। ठीक है, क्योंकि क्योंकि देखिए, एग्जिट लेना मतलब चला जाना और एंट्रेंस एंट्री करना मतलब सादर होना या प्रकट होना। तो इस तरह से हम जन्म लेते हैं और हम जन्म के बाद, जीवन जीने के बाद हम मृत्यु भी हमारी होती है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, और एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे पात्र निभाता है। समझ रहे हैं क्या? वो कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो होता है, जो दुनिया में आता है, वो अपने जीवन भर में, वो अपने जीवन काल में बहुत सारे पात्र निभाता है। His acts being 7 ages, और उसके जो पात्र होते हैं उसको ही हम 7 ages कहते हैं। उसका जो अभिनय होता है उसी को हम 7 ages कहते हैं। 7 ages मतलब 7
जीवन, है ना। 7 अलग अलग पात्र वो निभाता है, 7 अलग अलग जीवन वो जीता है, और उसी को हम कहते हैं 7 एजेस। एट फर्स्ट, अब ये 7 जीवन जो वो जी रहा है, 7 जीवन जो वो निभा रहा है, 7 अलग अलग भूमिकाएं, है ना, जो वो निभा रहा है, उसमें से सबसे पहली भूमिका उसकी होने वाली है एट फर्स्ट द इन्फेंट। जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है, वो कल का वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि वो इन्फेंट और सारी चीजों को वहां पर मीनिंग हमने दिया है। इन्फेंट मतलब होता है बालक, है ना, जिसका जन्म अभी अभी जन्म हुआ है। इन्फेंट मतलब बालक। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन नर्सेस आर्म्स, है ना, क्या कर रहा है ये बालक, क्या कर रहा है, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग। म्यूलिंग का मतलब क्या होता है, म्यूलिंग का मतलब होता है रोना, प्यूकिंग का मतलब होता है उल्टी करना, है ना। तो म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन नर्सेस आर्म्स मतलब जो दाई है, जो नर्स है, उसके हाथों में वो बच्चा है और वो रो रहा है, वो उल्टिया कर रहा है। तो ये पहला पार्ट वो प्ले करता है। तो उसका जो पहला पात्र होता है वो होता है एक बालक का, नवजात, या नवजात कह सकते हैं, है ना, नवजात शिशु, शिशु हम कह दें, बालक से ज्यादा उसको हम कहेंगे शिशु, है ना, नवजात शिशु, इसको हम कहेंगे शिशु, है ना, नवजात मतलब जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, जन्म होने से 1 साल 2 साल के अंदर का, है ना, तो उसको कहते हैं द इन्फेंट। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, और दूसरा है वाइनिंग स्कूल बॉय, वाइनिंग स्कूल बॉय, ठीक है। दूसरा पात्र होता है जो दूसरा, थोड़ा सा वो उम्र में थोड़ा सा बढ़ जाता है, और फिर वो हो जाता है एक वाइनिंग स्कूल बॉय। वाइनिंग मतलब फिर से रोने वाला, स्कूल बॉय मतलब स्कूल जाने वाला बच्चा, है ना। वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैशल, सैशल मतलब क्या होता है, सैशल क्या होती है, बैग होती है ना। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, देखो उसका चेहरा तो बहुत ही खिला हुआ है ना, वो खिला हुआ चेहरा है, पर अभी अभी क्या हो रहा है, अभी उसका चेहरा भले ही उसका चेहरा बहुत ही सुंदर हो, खिला हुआ हो, पर क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, वो बहुत ही धीमे गति से स्कूल जा रहा है। क्यों, क्यों, अनविलिंग टू स्कूल, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना, अनविलिंग, अनविलिंग मतलब उसकी इच्छा नहीं है, अनिच्छा, अनविलिंग मतलब अनिच्छा से वो स्कूल जा रहा है, क्योंकि उसे स्कूल जाने की इच्छा नहीं है, उसे अपने दोस्तों के साथ घर पर ही खेलना उसको पसंद है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता, अनविलिंग टू स्कूल। एंड देन द लवर, और फिर वो हो जाता है एक लवर, है ना, वो उम्र में बढ़ जाता है, स्कूल उसने खत्म कर लिया है, और स्कूल के बाद वो जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो हो जाता है एक लवर। साइंग लाइक अ फर्नेस, और वो आहे भर रहा है ना, साइंग लाइक अ फर्नेस मतलब वो गर्म सांसें आहे भर रहा है। साइंग लाइक अ फर्नेस विथ वूफुल बैलड, अपने प्रेमिका के लिए उसने कविता भी की है, बैलड का मतलब होता है कविता, अपने अपने प्रेमिका के लिए उसने कविता करना भी शुरू कर दिया है, और वो अपनी प्रेमिका के लिए आहे भर रहा है, और sighing like a furnace with a woeful ballad made to his mistress's eyebrow। और क्या कर रहा है वो, अपने प्रेमिका जो है, प्रेमिका के चेहरे के अलग अलग भागों के ऊपर, आंखों के ऊपर, उसकी भुएं के ऊपर, नाक के ऊपर, कान के ऊपर, ओठों के ऊपर वो कविता लिख रहा है, और लंबी लंबी आहें भर रहा है, ठीक है। तीसरा है लवर, साइंग लाइक अ फर्नेस विद अ वूफुल बैलड, ठीक है। क्योंकि वो उससे जुदा हुआ है, या उससे वो अभी मिलने की उसकी इच्छा है, पर वो मिलना उनका हो नहीं रहा है, और इसलिए वो बहुत ही
दुख भरी कविता, वो फुल बैलेड का मतलब क्या होता है, एक दुख भरी कविता वो लिख रहा है, दुख में वो एक कविता अपने प्रेमिका के लिए लिख रहा है सॉरी। देन अ सोल्जर, और फिर वो बन जाता है एक सोल्जर। और अभी क्या हुआ है, उसको अपने जिम्मेदारी का एहसास हुआ है। अब तक उसको जिम्मेदारी का एहसास नहीं था, लेकिन अब उसको जिम्मेदारी का एहसास हो चुका है और वो एक सोल्जर बन चुका है, एक सैनिक हो चुका है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक अ पार्ड, और उसने बहुत सारी कस्में खाई है, मैं देश के लिए ऐसा करूंगा, मैं देश के लिए वैसा करूंगा। और बियर्डेड लाइक अ पार्ड, पार्ड मतलब क्या होता है, लेपर्ड, है ना, जैसे लेपर्ड होता है, चीता होता है, उस तरह से उसका आवेश है, उसकी एनर्जी है ना। जेलस इन ऑनर सडन एंड क्विक इन कॉरल, जेलस इन ऑनर, अभी किसी वो उसमें जलन भी है, अपने देश के खातिर उसमें जलन भी है, और वो बहुत ही क्या कह सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड है, मतलब बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है, क्विकली वो मतलब तुरंत ही गुस्से पर काबू नहीं पा सकता, और वो झगड़ा कर लेता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और उसका जो रेपुटेशन है वो जो है वो बबल की तरह है, मतलब बुलबुले की तरह उसका स्वभाव बन चुका है। अभी वो बहुत खुश है, और घड़ी में उसका स्वभाव, उसका जो मिजाज है बदल जाएगा, और वो गुस्सा करेगा, फिर से झगड़ा करेगा, और फिर शांत हो जाएगा। मतलब इस तरह से वो अब बबल का रेपुटेशन उसने धारण कर लिया है, एक बुलबुले की तरह उसका स्वभाव हो चुका है सैनिक होने के बाद। फिर पांचवा, सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, मतलब उसे कितना भी उसके जीवन में कितना भी बड़ा खतरा हो, वो खतरे को कुछ भी नहीं समझता, और खतरे से वो भिड़ जाता है, कभी भी वो किसी बात के लिए ज्यादा सोचता नहीं है। एंड देन द जस्टिस, और फिर वो हो जाता है एक जस्टिस। जस्टिस मतलब जज, है ना, जस्टिस का मतलब होता है जज। अब वो जस्टिस हो जाता है, इसका मतलब क्या है, देखिए, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में यही सारे पात्र निभाता है। पहले वो इन्फेंट होता है, वो तो होता ही है, स्कूल बॉय होता ही है, लवर, सोल्जर, जस्टिस, मतलब ये नौकरियां नहीं कह रहे हैं हम, वो कह रहे हैं कि किस तरह से उसका स्वभाव बन जाता है, किस तरह से वो अपने आप को प्रदर्शित करता है, या किस तरह से अपने आप को वो निभा रहा है। पहले लवर है, मतलब वो प्रेम, उसके अंदर प्रेम की जो भावना है वो उत्पन्न हुई है। दूसरा सोल्जर है, मतलब वो अभी दुनियादारी समझ रहा है, जिम्मेदारी को समझ रहा है, और अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए वो कुछ भी नहीं सोचता, खतरे से वो खेल जाता है, कुछ भी उसे समझ नहीं आता। अब वो जस्टिस हो जाता है, उसके बाद में हो जाता है जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है, जस्टिस का मतलब यहां पर वो ज्यादा सोच विचार करके काम करता है। अभी वो कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करता है, वो सोच विचार करके ही अपने काम कर रहा है, तो उसको कहेंगे हम जस्टिस। In fair round belly with good capon lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances. देखिए, अब वो अनुभव उसको आ चुका है, उसका अनुभव बढ़ चुका है, एक्सपीरियंस्ड वो हो चुका है, और इसीलिए अभी उसका शरीर भी थोड़ा सा स्थूल हो चुका है, उसको थोड़ा सा पेट भी उसका बाहर आ चुका है, और वो एक गुड कैपॉन लाइन, मतलब उसका शरीर थोड़ा उसने वजन बढ़ा लिया है। विथ आईज सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, अभी वो उसकी जो आंखें हैं उसमें एक तरह की जिम्मेदारी नजर आ रही है, सीवियर हो चुकी। सीवियर मतलब, इसका मतलब वो कोई सीरियसनेस जो होता है वो उसके जीवन में आ चुका है, किसी भी चीज को वो खिलवाड़ नहीं समझता है। अब तक जिसको वो खिलवाड़ समझ रहा था, अब उसको समझ आ चुका है कि ये खेल नहीं है, जीवन मतलब कोई खेल नहीं है, और इसलिए वो क्या कर रहा है, वो सोच विचार करके ही कोई कृति करता है, कोई एक्शन लेता है ना। विथ आई सीवियर एंड फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और उसके बात में, हर एक बात में उसके कुछ ना कुछ वहां पर क्या कह सकते हैं कि एक उसकी बातों में हर एक चीज में वो अपने अनुभव को कथन करता है, वो कोई क्या कह सकते हैं, कहावत कहता है, मतलब
उसमें अनुभव बढ़ चुका है, यही उसका मतलब होता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह से वो अपना पात्र निभाता है। उसके बाद में फिर से आता है एंड ही प्लेज द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून, और छठा जो उसका है वो है स्लीपर्ड पैंटालून। स्लीपर्ड पैंटालून का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा वृद्ध व्यक्ति जो बूढ़ा हो चुका है और वो अपने बुढ़ापे की वजह से सभी लोगों के मजाक का पात्र बन चुका है और वो स्लीपर पहनता है, तो स्लीपर्ड पैंटालून। तो ऐसा वो बुढ़ापा उसका आ चुका है और वो बूढ़ा हो चुका है और सभी के मजाक का वो पात्र बन चुका है। Lean and slippered pantaloon. His spectacle on his nose and out on sides. और उसकी जो चश्मे हैं वो चश्मे उसने नाक पर रख दिए हैं ऐसे, और उसके साइड में पाउच, मतलब उसकी जो शरीर है, उसका जो पेट है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, या साइड में पाउच जैसे होते हैं वो लटक रहे हैं। His youthful hose well saved a world too wide for his shrunk strength and his big manly voice turning again towards childish trouble. और उसके जो कपड़े हैं, अभी वो कपड़े भी अभी उसके जवानी के जो उसके कपड़े हैं वो अभी ढीले ढाले हो रहे हैं और वो थोड़ा सा दुबला हो चुका है, मतलब उसके शरीर का जो आकार है वो थोड़ा सा वो कृश हो चुका है, दुबला हो चुका है, और उसकी आवाज भी अभी फट रही है ना, उसमें ट्रेबल आ रहा है, उस आवाज में थोड़ा सा बदलाव हो चुका है और वो अभी आवाज फट रही है उसकी, और उसमें कभी कभी सीटी वगैरह बज रही है आवाज में बात करते हुए, कभी अलग अलग आवाजें उसमें से आ रही है। और आखिर में, लास्ट सीन ऑफ ऑल, और सबसे आखिर का जो सीन है उसमें क्या है, he the ends this that ends this strange eventful history, और उसका ये जो जीवन है ये अब धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चुका है ना, समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। is second childishness, और ये जो है ये है सेकेंड चाइल्डिशनेस, सेकेंड चाइल्डिशनेस। मतलब वो जैसे हम कहते हैं ना, एक बच्चे की तरह वो अपना बिहेव कर रहा है, बच्चे की तरह वो जीवन जी रहा है, छोटा बच्चा। नियर ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑब्लिवियन का मतलब होता है कि उसे कुछ भी पता नहीं है, ऐसी एक अवस्था है जिसे जहां पर उसे कुछ भी पता नहीं कि उसके इर्द गिर्द, इसके आजू बाजू, उसके आस पड़ोस में क्या हो रहा है, वो इन सारी चीजों से अनभिज्ञ है और अपना जीवन जी रहा है। ही mere oblivion, second childishness and mere oblivion, sans teeth, ये sans होता है teeth, sans eyes, sans test, sans everything। sans का मतलब क्या है, डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड ऑफ मतलब, डिवॉइड ऑफ मतलब ना होना, है ना, sans का मतलब है विदाउट, है ना। अभी देखिए वो जीवन के ऐसे पड़ाव पर आ चुका है जहां पर उसके दांत नहीं है, उसकी आंखें कमजोर हो चुकी है, फिर आंखों से उसको कम दिखाई दे रहा है, उसको खाने की कोई टेस्ट भी नहीं आ रही है, और सब कुछ उसे उसका कुछ भी नहीं हो रहा है, एवरीथिंग, सॉन्स मतलब विदाउट एनीथिंग, है ना, विदाउट एनीथिंग। इस तरह से उसका जो हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ एंड इवेंटफुल, इवेंटफुल मतलब बहुत सारी घटनाओं से भरी हुई उसकी जो जीवन की कहानी है वो अभी अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चली है, और एक दिन ऐसे ही सॉन्स हिम, है ना, सॉन्स एवरीथिंग, सॉन्स हिम मतलब ये दुनिया भी उसके बगैर हो जाएगी, है ना, दुनिया में उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ये हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। तो चलिए ठीक है, हम रिवाइज करते हैं एक बार कि पहला जो स्टेज है 7 एजेस में, पहला स्टेज है इन्फंट, इन्फंट मतलब शिशु, नवजात शिशु जो जिसका जन्म हुआ है और 2 साल के अंदर वाला जो उसका
उम्र का पड़ाव है उसको हम कहते हैं द इन्फेंट। वो क्या कर रहा है, वो नर्स के हाथों में है और वो रो भी रहा है और उल्टियां भी कर रहा है। वाइनिंग स्कूल बॉय, उसके बाद में वो थोड़ा सा उम्र में तो बढ़ चुका है पर वो स्कूल नहीं जाना चाहता है। क्यों कि भले ही उसका चेहरा बहुत सुंदर हो, वो बहुत ही खिला हुआ उसका चेहरा हो, पर वो स्कूल नहीं जाना चाहता। क्यों? वो वो स्कूल नहीं जाना चाहता क्योंकि उसको स्कूल पसंद नहीं है। तीसरा होता है लवर, जहां पर ये अपनी प्रेमिका के लिए बहुत ही सांसें आहें भर रहा है और उस पर कविता भी कर रहा है और उसमें वो जो कविता उसकी है वो बहुत ही दुख भरी कविता वो कर रहा है। सोल्जर, उसके बाद में उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और वो काम करने लगता है और काम करते वक्त उसके दिमाग में सिर्फ काम का ही विषय होता है और उसे कुछ नहीं दिखाई देता। उसे ना खतरे की परवाह है ना किसी चीज की परवाह है। वो खतरे से भी खुलेआम भिड़ जाता है, किसी का डर उसके मन में नहीं होता है। उसके बाद में जस्टिस। जस्टिस अब वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, उसको अनुभव उसने अपने साथ बांध लिया है, अनुभव उसको हुआ है दुनिया का, उसने दुनिया देखी है और अपने अनुभव की वजह से अब वो दो बार सोचकर ही कोई चीज करने की बात सोचता है। और अभी यहाँ पर इस स्टेज में उसके अनुभव के कारण वो बहुत सारे क्या कहते हैं कहावतें अपनी बातों में लाता है, क्योंकि वो जो अनुभव उसका है वो वहाँ पर बात कर रहा है। फिर आता है पेंटलून, स्लीपर्ड पेंटलून, मतलब अब वो बूढ़ा हो चुका है और वो दुनिया की हंसी का पात्र बन चुका है। उसके कपड़े भी अब ढीले ढाले हो रहे हैं और वो जब बात करता है तो उसकी आवाज़ में से सीटियाँ निकलनी चालू हो जाती है, उसकी आवाज़ फटने लगती है। और इसके बाद का जो है उसे कहा जाता है सेकेंड चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपन। वो है दूसरा बचपन जहाँ पर वो सिर्फ जीवन जी रहा है ना, मतलब मृत्यु नहीं आ रही है इसलिए जीवन जी रहा है, पर उसमें उसको क्या कह सकते हैं कि उसको आसपास में क्या हो रहा है ना इसकी खबर है, ना उसको खबर है कि उसके जीवन में उसके घर में क्या हो रहा है, और ना ही उसको ठीक से उसके दांत है, ना ही उसकी ठीक से दिखाई देता है, ना ही उसको कोई गंध या फिर कोई टेस्ट का अनुभव उसको होता है, और सभी चीज़ों के बगैर वो जीवन जी रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि सारी दुनिया उसके बगैर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कविता देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं उसके इंग्लिश वर्कशॉप के साथ। ठीक है, रीड द वर्ड्स इन द क्लाउड्स, मैच देम विथ व्हाट दे सिग्निफाई। स्टेज, स्टेज का मतलब क्या है यहाँ पर? लाइफ। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं सभी। स्टेज का मतलब है लाइफ। लाइफ मतलब जीवन का, जीवन की जो तुलना है, जीवन की जो तुलना की गई है वो रंगमंच से की गई है और इसीलिए जीवन को ही हम रंगमंच कह रहे हैं। तो लाइफ को यहाँ पर स्टेज को क्या कहा गया है? स्टेज को कंपेयर किया गया है लाइफ के साथ, स्टेज को ही लाइफ कहा गया है या लाइफ को ही स्टेज कहा गया है। कैरेक्टर्स, रोल प्लेड बाय ह्यूमंस। ठीक है, कैरेक्टर्स क्या है? रोल्स प्लेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ठीक है, अगला वर्ड है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? स्क्रिप्ट का यहाँ पर मतलब होता है स्टोरी ऑफ लाइफ, है ना। यहाँ पर स्क्रिप्ट का मतलब होगा स्टोरी ऑफ लाइफ। डायलॉग्स, डायलॉग्स का मतलब क्या है? कॉन्वर्सेशन। ठीक है, एंट्री, बर्थ, जैसे पहले ही मैंने आपको बता दिया था, है ना। एंट्री का मतलब होता है बर्थ एंड एग्जिट, डेथ। ठीक है, तो इस तरह से ये जो
शब्द यहाँ पर आए हैं, ये जो वर्ड्स आए हैं उनके मतलब यहाँ पर कविता में कुछ अलग से बन चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द पोएम केयरफुली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एज 1, ठीक है, फिर से जो मैंने यहाँ पर लिखा था उसी को हम यहाँ पर फिर से दोहराएंगे। चलिए, एज वन क्या है ना, यहाँ पर एज 1 है, एज 1, उसके बाद में रोल क्या है एंड क्वालिटीज और एक्शंस क्या है, क्वालिटीज और एक्शंस दिए गए हैं तो, है ना, हमें देखना। सबसे पहला एज ऑफ मैन क्या है, सबसे पहला तो वो है इन्फेंट। एज 1 इज, रोल इज इन्फेंट, और उसकी क्वालिटी क्या है, वो म्यूलिंग एंड प्यूकिंग, है ना, ठीक है। एज 2 इज स्कूल बॉय, he is unwilling to school, ठीक है। तीसरा है लवर, sighing like furnace, है ना। चौथी स्टेज कौन सी है, चौथी है सोल्जर। सोल्जर क्या है, फुल ऑफ ओथ्स, है ना, मतलब कसमें खा रहा है सोल्जर। उसके बाद में आता है जस्टिस, एक्सपीरियंस्ड। बाद में आता है स्लीपर्ड पैंटालून। स्लीपर्ड पैंटालून का मतलब क्या होता है कि वो हंसी का पात्र है ना, ही इज मॉक्ड बाय, है ना, मतलब बाकी लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक का वो पात्र बन चुका है। और नेक्स्ट है सेकेंड चाइल्डिशनेस। सॉन्स एवरीथिंग का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, है ना, इस तरह से वो अपनी भूमिका अदा कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स द डिफरेंसेस बिटवीन द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मैन्स लाइफ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमको लिखना है कि कुछ यहाँ पर उनके जीवन के पात्र या फिर जीवन के जो पड़ाव दिए हैं उनके उन पड़ावों के बीच में क्या अंतर है, या फिर उनके बीच में क्या क्या कहते हैं कि डिफरेंसेस क्या है। सेकेंड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। अब देखिए सेकेंड एंड फोर्थ स्टेज, सेकेंड स्टेज है स्कूल बॉय और फोर्थ स्टेज होती है जस्टिस। ठीक है, फोर्थ स्टेज जस्टिस ही है ना। यहाँ पर हम लिखते हैं ना इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, सॉरी नहीं जस्टिस नहीं सोल्जर। फोर्थ स्टेज है सोल्जर, जस्टिस, स्लीपर्ड पैंटालून एंड सेकेंड चाइल्डिशनेस। ओके, तो देखिए दूसरे और चौथे इसमें क्या है, स्कूल बॉय मतलब वो अनविलिंग है, उसको वो स्कूल नहीं जाना चाहता है, अपना काम नहीं करना चाहता है। जबकि सोल्जर जो है, सोल्जर इज विलिंग टू डू एवरीथिंग दैट इज नीडेड टू सेव हिज प्राइड। उसका आत्मसम्मान बरकरार रखने के लिए कोई भी संकट से वो भिड़ जाता है और अपना काम पूरी तरह से वो करना चाहता है। पर स्कूल जाने वाला बच्चा जो होता है उसे स्कूल नहीं जाना है, उसका काम स्कूल जाना है, तो वो नहीं करना चाहता है अपना काम। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस हम ऐसा लिख सकते हैं, द स्कूल गोइंग बॉय doesn't want to go to school and doesn't want to do his work, whereas the soldier is very much for his work and he wants to complete his work in spite of dangers, whether he has to face dangers or anything, he is ready to complete his work। ठीक है, चलो दूसरा और चौथा हो गया। फिर स्टेज है थर्ड एंड फिफ्थ।
थर्ड एंड फिफ्थ स्टेज। थर्ड स्टेज है लवर और पांचवी स्टेज है जस्टिस, है ना। अब लवर और जस्टिस में क्या है, तो लवर सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहा है, वो है उसकी प्रेमिका। उसकी प्रेमिका के लिए वो रो रहा है, उसकी प्रेमिका के लिए वो सांसें आहें भर रहा है, ये सारी चीजें वो कर रहा है। जबकि जस्टिस जो है, जस्टिस अब अनुभवी हो चुका है, इसलिए कोई भी चीज का उस पर परिणाम नहीं होता है। कोई भी चीज करने के लिए वो दो बार सोचता है, उसके बाद में ही कुछ करता है। A lover is only worried about his beloved, whereas the justice does everything in his life after thinking 2 times before doing it, because he has gained experience of the world and therefore he doesn't do anything without thinking. पहली और सातवीं स्टेज, है ना। पहली स्टेज है और सातवीं स्टेज है। पहली स्टेज है बर्थ, है ना, जिसको हम कहेंगे एंट्री, और आखिरी स्टेज है हम कहेंगे डेथ या बिफोर डेथ, नियर डेथ, है ना, नियर डेथ, और वो कहेंगे हम एग्जिट। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों भी एक उनमें समानता है कि दोनों भी चीज़ें जो है, दोनों भी जो अवस्थाएं हैं, उन दोनों अवस्था में व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होता है ना। मतलब जब उसके जन्म होता है तब भी वो अपनी माँ पर ज़्यादा निर्भर होता है, माँ पिताजी पर निर्भर होता है, और जब वो इस पड़ाव पर पहुंच जाता है, सातवें पड़ाव पर पहुंच जाता है, वो अपने बेटों पर निर्भर हो जाता है, और इस तरह से वो खुद कुछ नहीं कर पाते, वो दोनों भी दूसरों पर अवलंबित है। ठीक है, तो बोथ ऑफ दी स्टेजेस नंबर 1 and 7 they have something in common, and that is that they are not independent, they are dependent on others in their life. They are dependent on their parents or their children, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, आगे फिर हम बढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और पवन वाघ एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।